गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। और एडवर्ब का चैप्टर हमने लास्ट कवर करा था, उसके बाद में कुछ 2-4 रोज़ का अपना बीच में क्लासेस नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट नो वरीज, अब से हम क्लासेस कंटिन्यू लाने की कोशिश करेंगे। और आज हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो एडवर्ब का प्रैक्टिस सेशन। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र आने वाले हैं, ठीक है। आपको टॉप पर क्वेश्चंस नज़र आएंगे। उन क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, आपको 5-10 सेकंड का टाइम मिलेगा जिसमें आपको अपना आंसर करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं उनके आंसर्स के साथ आपको एक्सप्लेनेशन देता चलूँगा। तो जो लोग प्रैक्टिस करना, यानी कि पीछे के चैप्टर्स अगर किसी का 1-2 छूट गया है तो उनका भी कवर हो जाएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, जब उसका आंसर, तो आपको रीजंस पता लगता है कि क्या कंसेप्ट था। और फिर भी मैं आपको गाइड तो यही करूँगा कि जो भी क्लासेस अपलोड करी हुई हैं आप लोगों के लिए, उन सभी क्लासेस को जाकर प्लेलिस्ट से आप ज़रूर देख लीजिए। एडवर्ब के सारे पार्ट्स को आप एक बार पढ़ लें तो प्रैक्टिस सेशन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर भी आप प्रैक्टिस सेशन को कंप्लीट कीजिए। अगर नहीं भी क्लासेस लिए तो भी आपको ये समझ में आने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेशन। लास्ट तक बने रहिए, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चंस का टाइप इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें लाइक एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, नेवी, एयरफोर्स, हर तरह के क्वेश्चंस को आपको करने को मदद मिलेगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस हम जिस पैटर्न पे कर रहे हैं, इसके आपके किस किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। देखो, नो डाउट सेंटेंस में एरर वाला पार्ट तो हम डायरेक्ट देख ही रहे हैं, फिर उसमें इंप्रूवमेंट क्या है वो भी हम कर रहे हैं। तो कभी कभी अगर आपको ब्लैंक्स यानी फिलर्स, या फिर आप कह सकते हैं क्लोज टेस्ट जैसे क्वेश्चंस भी अगर आपको दिए जाएं, तो वहाँ पर भी आप इनको आसानी से कर पाओगे, क्योंकि क्या भरना है उसमें, किस ग्रामेटिकल प्रोफाइल का शब्द आएगा, ये आपको तभी समझ आ सकता है जब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बढ़िया कमांड है। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, आपको स्क्रीन पर नजर आते रहेंगे। जो चीज़ समझने लायक होगी वो हम बोर्ड पे समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लिखा हुआ है, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड हिम ऑफ हैविंग अ थॉरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर यूजिंग इट। दोबारा देखिए, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड हिम ऑफ हैविंग अ थॉरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर यूजिंग इट। तो सेंटेंस में क्या एरर है, सोचिए और बताइए। देखिए दोस्तों, जो सेंटेंस के अंदर एरर वाला पार्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी आप आराम से अपना टाइम लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक सी बात है, हम छोटी सी एक चीज़ जानते हैं कि जब कभी भी आप बात करते हो किसकी दोस्तों, नाउन की, ठीक है। और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए होता है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमेशा ही आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। और इसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो हमेशा क्या होती है दोस्तों, एडवर्ब। कुल मिलाकर एडवर्ब किसको क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को। लेकिन एडवर्ब के फंक्शन को अगर हम समझें तो एडवर्ब आपका एडजेक्टिव को तो क्वालिफाई करता ही है, ये ही आपके वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, यही एडवर्ब आपके किसी दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। लेकिन ये किसको क्वालिफाई नहीं करता, नाउन को। ये नाउन को क्वालिफाई नहीं करता दोस्तों। अगर इस सेंटेंस में आप देखोगे तो लिखा हुआ है आपके सामने क्या, क्लीनिंग। और क्लीनिंग यहाँ पर जो फंक्शन कर रहा है वो कर रहा है नाउन की तरह से, ठीक है। रिमाइंडेड इफ हम व्हाट, किसकी रिमाइंड कराया उसने, भाई सफाई की। तो सफाई यहाँ पर क्लीनिंग अपने नाउन की तरह से फंक्शन कर रहा है, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको ज़रूरत किसकी है, एडजेक्टिव की। तो सेंटेंस के हिसाब से आपको इस नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। लिखा हुआ थॉरोली, क्या लिखा हुआ है, थॉरोली। ये अपने आप में क्या है दोस्तों, एडवर्ब है। और इस एडवर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए इस एलवाई को हटाया जाए, सही हुआ थॉरो क्लीनिंग। तो जहाँ पर एडवर्ब की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर एडवर्ब ना लगाएं, ये आपका पहला सेंटेंस आपको सिखाता है। तो ये समझ ज़रूर रखिए कि किसी शब्द के अंदर, अगर किसी भी एडजेक्टिव के अंदर अगर आप एलवाई लगा देते हो तो वो अपने आप में क्या बन जाता है, एक एडवर्ब बन जाता है। तो इस एलवाई की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी था, ठीक है। चलो बढ़ चलते हैं अपने अगले सेंटेंस के ऊपर, जो कि लिखा हुआ है, इट वॉज गेटिंग लेट so I quickly packed my luggage and left for railway station। बताइए क्या एरर है। बड़ा ही बेसिक सिंपल सा सेंटेंस है, बताएं क्या इसमें एरर हो सकता है। सोचे समझे और अपना आंसर दें। इट वॉज गेटिंग लेट so I quickly packed my luggage and left for railway station। देखिए सेंटेंस के अंदर बड़े गौर से देखिए, इसमें लिखा हुआ एक शब्द क्विकली। क्विकली क्या बताता है, किसी भी काम को करने का मैनर। अरे मैनर ही तो हुआ, तरीका। कुल मिलाकर ये एडवर्ब ऑफ मैनर ही तो है।
एडवर्ब ऑफ मैनर। और हम एक चीज़ सीखते हुए आए हैं एमपीटी का रूल, शायद आपको याद होगा, ठीक है। मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, इन तीनों एडवर्ब को आप जब भी यूज़ करते हो तो सेंटेंस के आखिर में ही तो यूज़ होना चाहिए। तो इस क्विकली की पोजीशन जो लिखा हुआ है आई के बाद क्विकली, यहाँ ना होकर ये होना चाहिए आई पैक्ड माई लगेज क्विकली। यहाँ पे एक सेंटेंस पूरा होता है, फिर एंड के बाद एक और दूसरी वर्ब अपने अलग ऑब्जेक्ट के साथ आई हुई है, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस के अंदर आई पैक्ड माई लगेज जो लिखा हुआ है ये अपने आप में एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे आखिर में आई पैक्ड माई लगेज क्विकली, यहाँ पर ये इसका यूज़ होगा, ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर पीएम मोदी वुड एड्रेस द नेशन इन द इवनिंग टुडे ऑन मन की बात प्रोग्राम। बताएं क्या होगा। पीएम मोदी वुड एड्रेस द नेशन इन द इवनिंग टुडे ऑन मन की बात प्रोग्राम। देखो इसमें सबसे पहले हमने थोड़ी देर पहले अभी सीखा है मैनर, प्लेस और टाइम। कुल मिलाकर हमें टाइम को कहाँ रखना है, सबसे लास्ट में, और उससे पहले प्लेस आएगा फिर मैनर। सेंटेंस के अंदर मैनर तो नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि भाई पीएम मोदी वुड एड्रेस द नेशन। सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया पीएम मोदी, वर्ब आ गया आपका वुड एड्रेस, और द नेशन हुआ ऑब्जेक्ट। फिर इन द इवनिंग अपने आप में क्या है, इन द इवनिंग। देखो चलो इसको समझते हैं, लिखा हुआ है इन द इवनिंग, फिर आगे लिखा हुआ है टुडे, ठीक है। तो ये इन द इवनिंग अपने आप में क्या है भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम है, टुडे भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, दोनों के दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर आगे लिखा है ऑन मन की बात प्रोग्राम, तो ऑन मन की बात प्रोग्राम शायद ये बता रहा है एड्रेस, तो एड्रेस बताने वाले क्या हो गए भाई, प्लेस। ये प्लेस ही तो हो गया अपने आप में, एक प्लेस है। तो ये अगर आप फॉर्म देखेंगे, मतलब जो फॉर्मूला है अपना वो कहता है एम्प्टी यानी खाली। देखो याद करो हमने इस तरीके से सीखा था, पहले प्लेस और फिर टाइम आएगा, तो प्लेस ऑन मन की बात प्रोग्राम, इसे तो आपको लिखना पड़ा सबसे पहले, ऑन मन की बात प्रोग्राम। फिर इन द इवनिंग टुडे है, तो इनका आने का सीक्वेंस टुडे इन द इवनिंग होना चाहिए या फिर इन द इवनिंग टुडे ही सही है, बताएं। बिल्कुल इन द इवनिंग टुडे बिल्कुल ठीक है, इसको सबसे लास्ट में आपको लिखना है। रीज़न क्या हुआ इन दोनों को लास्ट में लाने का, रीज़न कि ये दोनों के दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम है, और इसमें इन द इवनिंग भी पहले और ये बाद में क्यों आएगा, रीज़न क्या है इसको भी समझ लो। हो सकता है किसी सेंटेंस के अंदर आपको टुडे इन द इवनिंग या फिर किसी दूसरे फॉर्मेट में यही चीज़ दे दी जाए, तो समझना इस तरह से है। आप एक चीज़ जानते हैं, आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो अवरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखेंगे इन द इवनिंग, ये अपने आप में एक पार्ट ऑफ टाइम है, और किसका पार्ट है इन द इवनिंग, इस पूरे 24 घंटे का। इस पूरे 24 घंटे में से ये 2-4 घंटे इवनिंग के इस 24 घंटे का पार्ट है, तो छोटा पार्ट पहले आएगा फिर बाद में। आप काउंटिंग भी तो इसी तरह से लिखते हैं, अरे भाई इकाई, दहाई, वंस, टेंस, 100, इसी तरह से तो लिखते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। ठीक इसी तरह से अगर मान लो कि 2 प्लेस दे रखे हैं, 2 प्लेस दे रखे हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस समझा देता हूँ, सेंटेंस क्या, फ्रेज समझा देता हूँ। मधुरिमा डांस्ड इन स्कूल, मधुरिमा डांस्ड इन स्कूल एट द स्टेज। तो क्या ये ठीक है, इन स्कूल एट द स्टेज? हाँ, अब देखो स्टेज बड़ा है या स्कूल बड़ी है, भाई स्कूल के अंदर ही तो स्टेज होगा कहीं ना कहीं, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, इसको लिखोगे मधुरिमा डांस्ड एट द स्टेज। पहले क्या आया, स्मॉल प्लेस, पहले क्या आएगी, छोटी जगह, स्मॉल टाइम हो, स्मॉल प्लेस हो, जो भी हो आपका स्मॉल वाला पहले आएगा, ठीक है। स्मॉल प्लेस आपका पहले आया जो कि हुआ एट द स्टेज, ठीक है। ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, और फिर आगे आपने लिखा इन द स्कूल, बड़ी वाली चीज़, बड़ी वाली जगह बाद में आपको लिखनी हुई। तो ये जगह की बात हो चाहे टाइम की, आपको इसी सीक्वेंस में लिखनी होगी, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है, ये एक और ख़ास बात आपने सीखी है आज। चलो सेंटेंस नंबर 4 पे बढ़ चलते हैं। अपना 4th नंबर सेंटेंस कहता है आई एम कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम जयपुर सो आई कांट मीट यू नाउ। अरे भाई बिल्कुल सही बात है, कहीं से आए हो तो पहले आइसोलेट हो जाओ 14 डेज़ के लिए, क्वारंटाइन हो जाओ, है ना। यू आर नॉट अलाउड टू कम आउटसाइड एंड मीट योर फ्रेंड्स बिकॉज यू नो वेरी वेल द लाइक spread of COVID-19 is very like I would say contagious. It comes like it gets spread very soon, very easily actually. So it's खैर ये उससे ही रिलेटेड आप समझ सकते हो। उसने ये कहा कि भाई मैं सीधा कहाँ से आ रहा हूँ, जयपुर से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम जयपुर सो आई कांट मीट यू।
तो क्या होना चाहिए, हमने एक चीज़ सीखी थी, डायरेक्टली जो शब्द है, डायरेक्ट जो शब्द है इसका मतलब होता है सीधा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें ly लगाते हो डायरेक्टली, डायरेक्ट भी अपने आप में किसका फंक्शन कर सकता है, एडवर्ब का, किसका, एडवर्ब का, और ly लगाकर भी ये नो डाउट एडवर्ब ही बनेगा, दोनों की दोनों एडवर्ब हैं। लेकिन डायरेक्ट जब है तो इसका मतलब होता है सीधा, और डायरेक्टली जब आपने यूज़ किया तो ये अपने आप में मीनिंग जो बनाता है वो बनाता है इमीडिएट, तुरंत, ठीक है। इसका मतलब होता है तुरंत। जैसे कि दे रीच्ड डायरेक्टली ऑन कंक्लूजन, तो मतलब वो तुरंत किस पे पहुंच गए, कंक्लूजन पे पहुंच गए, मीन्स वेरी सून। डायरेक्टली का जो मतलब निकल के आता है दैट इज सून, ठीक है, या फिर वेरी सून आप कह सकते हो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, तुरंत किसी भी काम को करना, क्विकली किसी काम को करना इज कॉल्ड डायरेक्टली, वो इसका मतलब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जल्दी आया है या फिर सीधा आया है, जाहिर सी बात है सीधा, तो इस चीज़ को समझिएगा। अगर डायरेक्ट सीधा की बात हो रही है तो वहाँ पे डायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट का यूज़ होगा। स्पीकिंग में भी बहुत से लोग गलती करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। तो सही सेंटेंस होगा आई एम कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम जयपुर, आई एम कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम जयपुर। सेंटेंस नंबर 5, एट अ टाइम when the entire nation is united, Mr. Rahul Gandhi should also rise above petty politics and stand in solidarity with national interest, he said. So एक स्टेटमेंट है, न्यूज़पेपर के अंदर दिया हुआ था कुछ दिन पहले, राहुल गांधी ने कोई स्टेटमेंट दिया था किस चीज़ को लेकर कि जो ये लाइक अटैक हो रहा है चाइना का इंडिया के ऊपर, इसके अंदर लाइक इंडियन गवर्नमेंट है वो कुछ कर नहीं रही है, वो आसानी से आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, हमारी जगह को रोक रहे हैं, ऐसा वैसा। तो ऐसे में लाइक बीजेपी प्रवक्ता जो हैं उन्होंने शायद ये स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने कहा कि भाई जब देश को ज़रूरत है किसकी, आंतरिक मजबूती की, संगठन की, उस वक्त आप ऐसी छोटी छोटी जो ये तुच्छ राजनीति है इससे थोड़ा सा ऊपर आए। तो दोस्तों इसके अंदर देखो एक शब्द यूज़ हुआ है पैटी, PETTY। तो पैटी का मतलब क्या होता है, छुटपुट, छोटा छोटा, तुच्छ, ट्रिवियल जिसे आप कह सकते हो, ट्रिवियल कह सकते हो ना। तो इसी को अगर हम बात करें, पैटी के और भी कई सारे यूसेज होते हैं, जैसे कि पैटी कैश होता है। पैटी कैश का मतलब एक छोटा सा जो घर का छुटपुट खर्चा है, कभी फोटोकॉपी का कोई खर्चा हो गया या फिर मान लो कि रिचार्ज का खर्चा है, इनको आप मेन खर्चे के अंदर नहीं इंक्लूड कर सकते। जो आपके जो एक्सपेंडिचर है उसके अलावा, मतलब जो बड़ा एक्सपेंडिचर है जैसे कि घर का रेंट हुआ या फिर स्कूलिंग की फ़ीस है या फिर आपकी गाड़ी की EMI है, तो ये आपका मेन एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन इसके अलावा मान लो कि पैटी कैश के अंदर के एक छोटा सा खर्चा रखा जाता अलग से 2-4 हज़ार रुपये, ये लाइक डिपेंड करता है किस कंपनी का और किस इंसान का पैटी कैश है ना। अपना लाइक एक बेस नॉर्मल से इंसान का पैटी कैश यानी कि जो अपना सादा सा जीवन जीता है उसका पैटी कैश हो सकता है 1000-1500, और वहीं पर अंबानी जैसों की बात करी जाए तो उनका पैटी कैश ही शायद करोड़ों में होता होगा ना। तो अगर मान लो कि कोई लाख रुपए का पैसा, लाख रुपए मंथली किसी कंपनी का या फिर किसी ऑफिस का खर्चा है, तो 4-5 हज़ार रुपये का एक और अमाउंट उसमें पैटी कैश के नाम पर रखा जाता है, जिसमें कभी कभी छुटपुट खर्चा किया जा सकता है। पैटी कैश हो सकता है, उसे आप पैटी कैश कह सकते हो, पैटी एक्सपेंसेस कह सकते हो। ऐसे खर्चे जो प्लान्ड नहीं है, सडनली हो सकते हैं, बड़े ही नॉर्मल से खर्चे होते हैं वो, ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें पैटी का यूज़, तो आप कभी कभी देखते हो पैटी इश्यूज़ मतलब छोटे छोटे मामले, लाइक वी शुड नॉट ब्रेक द रिलेशनशिप ओवर पेटी इश्यूज़, मतलब छोटे छोटे इश्यूज़ पर हमें रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो पैटी को लेकर। अब बारी करते हैं, देख लेते हैं अपने सेंटेंस को। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एट ए टाइम, भाई जिस वक्त पूरे देश क्या है, यूनाइटेड है, इकट्ठा है, तो मिस्टर राहुल गांधी शुड ऑल्सो राइज अबव यानी कि ऊपर उठ जाना चाहिए, किससे, पैटी पॉलिटिक्स से, ये जो छुटपुट की राजनीति है ना, इससे ऊपर उठ जाना चाहिए। अंडरस्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद नेशनली इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट अपने आप में यहाँ फंक्शन कर रहा है नाउन का, ठीक है। इंटरेस्ट जो शब्द है वो यहाँ पर फंक्शन कर रहा है एक नाउन का, और नाउन को चाहिए एडजेक्टिव। तो यहाँ पर नेशन हुआ क्या, अरे समझो इस चीज़ को, NATION, नेशन अपने आप में क्या हुआ, एक नाउन, इसके साथ आपने AL लगाया, ये बन गया एडजेक्टिव, और जैसे ही इसके साथ LY लगाया तो ये बन गया क्या, एडवर्ब। लेकिन नाउन को क्वालिफाई करने के लिए तो किसकी ज़रूरत है, एडजेक्टिव की, इसीलिए इस LY को आपको हटाना पड़ा क्योंकि एडवर्ब की ज़रूरत नहीं। तो सही होगा नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। आ जाओ बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। देखो सेंटेंस कितना बड़ा, ये जो अभी आपने पीछे सेंटेंस देखा, सेंटेंस की साइज़ बड़ी थी,
बट एरर तो छोटा सा था, एरर तो छोटा सा था, यही किया जाता, आपको ढेर सारी अंग्रेजी दे दी जाती है, काम की बात सिर्फ 2 छोटे छोटे शब्दों में ही आपको छुपी हुई मिल जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बड़े बड़े शब्दों में उलझना नहीं है, बस उनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, उनके यूसेज के ऊपर देखिए कि एडजेक्टिव आया है तो उसका नाउन ढूंढिए, एक अगर आपको नाउन दिख रहा है तो उसके लिए आप एडजेक्टिव ढूंढिए कि कहाँ है, या फिर एडवर्ब आया है तो वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसी वर्ब को, किसी दूसरे एडवर्ब को, या फिर एडजेक्टिव को, उसको चेक करने की कोशिश करें, ठीक है। चलो बढ़ चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। द टीचर स्कॉल्डेड हिम ऑलवेज बिकॉज ही रेयरली रीच्ड ऑन टाइम। द टीचर स्कॉल्डेड हिम ऑलवेज बिकॉज ही रेयरली रीच्ड ऑन टाइम। तो सेंटेंस में क्या होगा, क्या सही होगा, बताएं भाई। थोड़ा ध्यान से देखें, सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है कि लाइक द टीचर स्कॉल्डेड हिम ऑलवेज। तो ऑलवेज क्या है दोस्तों भाई, समझो इस बात को कि ऑलवेज जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और हमने एक छोटी सी बात सीखी थी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जगह जो होती है वो किसी भी सेंटेंस में जो आपकी मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब से पहले यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। तो सेंटेंस सही होगा, टीचर ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम। क्या होगा? टीचर ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम बिकॉज ही ऑलवेज रीच्ड लेट। सॉरी, ही रेयरली रीच्ड ऑन टाइम। ही रेयरली रीच्ड ऑन टाइम, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, इट इज़ अ कॉमन मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन का मतलब हुआ एक ऐसा कंसेप्ट विच इज़ नॉट ट्रू। तो जिसे आप कह सकते हो गलत धारणा या अवधारणा। इट इज़ अ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट every policeman badly behaves with the citizens। सेंटेंस बड़ी आसानी से आप पहचान गए होंगे। सेंटेंस पे लिखा हुआ है एवरी पुलिसमैन बैडली बिहेव्स। अरे भाई, बिहेव करना यानी कि अपने आप बर्ताव करना, ठीक है। एवरी पुलिसमैन के लिए बिहेव वर्ब आया है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए उससे पहले नहीं उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? एडवर्ब को। जब एडवर्ब के मैनर की आप बात कर रहे हो तो उसे सबसे लास्ट में लिखिए, ठीक है। तो बिहेव कैसे होगा? बैडली। बिहेव बैडली। इस बैडली का पोजीशन क्या होगा? बिहेव के बाद में। विद द सिटीजन्स, सिटीजन्स के साथ, ठीक है। ओके, अगला पार्ट हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। सेंटेंस नंबर 8, सिमरन डांस्ड इन द कॉलेज फंक्शन एलिगेंटली यस्टरडे। सिमरन डांस्ड इन द कॉलेज एलिगेंटली यस्टरडे। बताएं क्या होगा? सोचें सोचें। सिमरन डांस्ड इन द कॉलेज फंक्शन एलिगेंटली यस्टरडे। इसमें एक तो लिखा हुआ आपके पास इन द कॉलेज फंक्शन। क्या लिखा हुआ है? इन द कॉलेज फंक्शन, ठीक है। फिर एक शब्द लिखा हुआ है एलिगेंटली, फिर एक लिखा हुआ है यस्टरडे। यही तो चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। अरे भाई समझ जाओगे, आपके पास स्क्रीन पे तो है ही, ये तो मैंने आपको ऐसे लिख के दिखाया है, बस इनका पोजीशन की बात होगी। कुल मिलाकर हम जानते हैं कि भाई आप हमेशा किस पे रखते हो? एमपीटी की फॉर्म पे रखते हो, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले, आखिर में आती हैं तीनों, लेकिन इन तीनों में सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम आता है, ठीक है। कुल मिलाकर टाइम अपना सबसे लास्ट में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यस्टरडे सबसे लास्ट में रहेगा। इन दी कॉलेज फंक्शन, ये क्या है? कॉलेज फंक्शन में भाई ये अपने आप में क्या हुआ? प्लेस। एलिगेंटली यानी कि बड़ी ही खूबसूरती से, बड़ी ही सादगी से और उसने डांस किया, तो ये एलिगेंटली अपने आप में क्या हुआ? मैनर। तो इस मैनर को आपको लिखना पड़ा पहले। सही होगा सिमरन डांस्ड एलिगेंटली इन द कॉलेज फंक्शन यस्टरडे। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस नंबर 9, एज इट इज़ वेरी रिस्की टू गो आउटसाइड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ द वायरस, आई एडवाइज़ यू टू बी केयरफुली। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आई एडवाइज़ यू टू बी केयरफुली। क्या इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है दोस्तों? बताएं आप मुझे। देखो इसमें लिखा हुआ है आई एडवाइज़ यू टू बी, आगे लिखा हुआ है केयरफुली, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। बी अपने आप में क्या है? हमने समझा था चैप्टर्स में लिंकिंग वर्ब। जिसको लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब का डिफरेंस नहीं पता वो एडवर्ब की जो इससे लास्ट क्लास है वो देख लें, ठीक है, एडवर्ब क्लास नंबर 5 और 6, ठीक है।
तो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हम जानते हैं या तो यहाँ पर कोई नाउन आ सकता है जो कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अगर नाउन नहीं यहाँ पर, या तो नाउन हुआ, अगर नाउन नहीं आता है तो यहाँ पर जो कुछ भी आने की इजाज़त रखता है वो अपने आप में एडजेक्टिव, टू बी। तो केयरफुल अपने आप में एडजेक्टिव है, जो इसमें ly लगा है इसकी आपको ज़रूरत नहीं। सही क्या होगा, टू बी केयरफुल, ठीक है, टू बी केयरफुल। तो सेंटेंस नंबर 9 आपका ठीक हुआ। एज इट इज़ वेरी रिस्की टू गो आउटसाइड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ द वायरस, आई एडवाइज यू टू बी केयरफुल। सेंटेंस नंबर 10, seldom one will decide that war with a friend's nation is the only recourse। तो दोस्तों सेंटेंस के अंदर देखिए बहुत ही खूबसूरत रूल लगा हुआ है, और आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं कि सेंटेंस में क्या एरर है। एक बार फिर से मैं आपके लिए सेंटेंस पढ़ देता हूं। सेंटेंस में लिखा हुआ है seldom one will decide that war with a friend's nation is the only recourse। और रिकोर्स का मीनिंग क्या होता है? रिकोर्स क्या होता है कि भाई जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर मान लो कि कोई फंसा हुआ है, उस वक्त कहीं से जो मदद मिलती है ना, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं रिकोर्स। क्या कहते हैं? रिकोर्स। ऐसे रिकोर्स ना कैसे रिकस कहा जाना चाहिए, रिकस। क्या कहा जाना चाहिए? रिकस। यस, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है। तो रिकस का मतलब हुआ कि जो हार्ड टाइम होता है या फिर जो ऐसा टाइम होता है जिसमें बड़ी ही मुश्किलों में आप फंसे हुए हो, उस वक्त किसी फ्रेंड ने आपकी मदद करी तो उस मदद को आप क्या कहते हो? रिकस कहते हो, ठीक है, RECOURS। तो इस सेंटेंस में सही क्या होगा, गलती कहाँ पर है? सेंटेंस का मीनिंग तो ये है कि भाई देखो, वन विल डिसाइड दैट वॉर विद अ फ्रेंड्स नेशन इज़ द ओनली रिकर्स। कि भाई अपने दोस्तों के साथ में, जो आपके दोस्त हैं, दोस्त जो पड़ोसी हैं, उनके साथ अगर मिलकर अगर आप किसी युद्ध के अंदर लड़ रहे हो तो वही क्या है आपके लिए, क्या होता है, एक तरह से एक मदद होती है, एक रिकर्स, एक मुसीबत की घड़ी में काम आने वाली मदद होती है। चलिए, सेंटेंस के अंदर कुल मिलाकर जो बात चल रही है वो किस बारे में है, इसमें एरर क्या है? तो देखिए, सेंटेंस की शुरुआत में लिखा हुआ है सेल्डम, और हम जानते हैं सेल्डम, रेयरली, हार्डली, बेयरली, नेवर। तो ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। जब भी आप किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में देखते हो कोई भी नेगेटिव एडवर्ब, क्या देखते हो? नेगेटिव एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसी चीज़ें देखते हो, तो कुल मिलाकर बाकी का जो सेंटेंस है वो अपने किस फॉर्म में होता है? वो होता है, जैसे आपने समझा था मेरे साथ में, इन्वर्जन में। किस में होता है दोस्तों? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ये होता है, लिखा हुआ सेंटेंस है तो अपने आप में एक स्टेटमेंट, लेकिन उसको लिखने का तरीका जो होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर बची हुई चीज़ें आप बाद में लिखने का काम करते हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आपको जो बनती है, क्या लिखा हुआ है? सेल्डम वन विल डिसाइड। तो इसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या होगा? सेंटेंस सही बनेगा, सेल्डम विल वन डिसाइड। इस तरह से होगा इसमें, सेल्डम विल वन डिसाइड, ठीक है, दैट वॉर विद अ फ्रेंड्स नेशन इज द ओनली रिकर्स। सेंटेंस नंबर 11 आपके सामने, हर हस्बैंड डिड नॉट डांस इन द पार्टी, शी नीदर डिड। हर हस्बैंड डांस्ड इन द पार्टी, हर हस्बैंड डिड नॉट डांस इन द पार्टी, शी नीदर डिड। देखिए, हमने एक चीज़ सीखी थी कि जब कभी भी आप किसी भी सेंटेंस में आप देखते हो कोई भी काम हुआ, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे वाले सेंटेंस में शी नीदर डिड, इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने भी नहीं किया। उसने क्या नहीं किया? कुल मिलाकर ये सारा जो सेंटेंस है वो इसी पे बेस्ड है, इसी को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो ऐसे में आपको ज़रूरत किसकी पड़ी? आपको ज़रूरत पड़ी नीदर की। नीदर आपको सबसे पहले लिखना होगा। ये सेंटेंसेस हमने सीखे हैं, इन्वर्जन का रूल आप देख सकते हैं, ठीक है, नीदर। और नीदर जब आपने लिखा तो कुल मिलाकर इस बाद वाले सेंटेंस के अंदर शुरुआत में आ गया आपके पास वही नेगेटिव एडवर्ब नीदर। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की, डिड शी। ये होगा आपके सामने, नीदर डिड शी, ठीक है। इसको बड़ी बारीकी से हमने सीखा, एक बार आप जाकर पीछे क्लासेस देख लीजिएगा इस क्लास के पूरा होने के बाद। सेंटेंस नंबर 12, ठीक है, इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। जो सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, हिज आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एट एन ऑर्फनेज वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाई ऑल। सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखिए। सेंटेंस में लिखा हुआ है, हिज आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, हिज आइडिया
of celebrating New Year at an orphanage was universally accepted by all. तो क्या सही होगा, सोचें और बताएं। अरे भाई यूनिवर्सली का मतलब भी तो अपने आप में ऑल ही होता है, तो इसमें बाई ऑल की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सुपरफ्लोज के क्वेश्चन हैं। यूनिवर्सली जब कोई चीज़ एक्सेप्ट हो गई है दैट मीन्स कि वो एक्सेप्ट हुई है सभी के द्वारा। यूनिवर्सली का मतलब ही क्या होता है, बाई ऑल। तो इसमें फिर से बाई ऑल लिखकर सुपरफ्लॉज ना बनाएं, बाय ऑल को हटाया जाए। सुपरफ्लॉज का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको इन दो चीज़ों को डिलीट करना है, हटाना है, रिमूव करना है, और एरर के वक्त में इस बाय ऑल वाले पार्ट को आपको एरर मार्क करना है। ठीक है, चलो बढ़ चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पे, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ठीक है, कम टाइम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी समझाने की वहाँ पर हम समझेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13, आई कांट आस्क माई ब्रदर फॉर हिज कार without any vividly reason. I can't ask my brother for his car without any vividly reason. Vivid का मतलब क्या होता है, देखो vivid का मतलब दोस्तों होता है lucid। क्या होता है, lucid, या फिर lucid ना कहकर आप इसे क्या कह सकते हो, clear भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, clear, जो बड़ा ही साफ हो, स्पष्ट हो। तो विविड का मतलब हुआ स्पष्ट। वैसे इसमें रूट वर्ड क्या काम कर रहा है, विव। विव का मतलब लाइफ होता है, और विविड का मतलब जीवंत, स्पष्ट, एकदम साफ नज़र आने वाला। ठीक है, तो एकदम मतलब कोई स्पष्ट कारण दिए बगैर मैं मेरे भाई से कार नहीं ले सकता। सेंटेंस का मतलब ये हुआ। इस सेंटेंस के अंदर आप समझिए लिखा हुआ क्या है, विविडली रीज़न। तो दोस्तों भाई रीज़न की अगर आप बात करते हो तो रीज़न तो अपने आप में नाउन है। नाउन से पहले विविड अगर अपने आप में एडजेक्टिव है, इसमें एलवाई लगा दोगे तो ये तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। आपको विविडली करने की ज़रूरत नहीं, इस विविड की ही ज़रूरत, इसे विविड की ज़रूरत है। तो विविड रीज़न होगा, विविडली नहीं। ठीक है, सेंटेंस नंबर 14, ही इज़ ये बड़ा ही खूबसूरत सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखना। इसमें नो डाउट हर बच्चा इस सेंटेंस के अंदर सीखने वाला है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, आपके ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। ही इज़ वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। ही इज़ वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। बताएं क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा, जो मान के चलिए कि इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें डीप कंसेप्ट है, बड़ा ही डीप कंसेप्ट है। सबसे पहले तो शब्द को देखिए, सीनियर। हमने इस शब्द पे चर्चा करी थी कहाँ पर, एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव में इसको सीखा था कि ये वो शब्द हैं जो पॉजिटिव डिग्री में हो चाहे कंपैरेटिव डिग्री में हो, दोनों में ही क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ लाइक आई एम अ सीनियर टीचर, ही इज़ अ सीनियर सिटीजन, राइट। तो सीनियर अपने आप में पॉजिटिव डिग्री में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ कंपेयर करते हो तो भी एज इट इज़ वर्ड को यूज़ करते हो। ही इज़ सीनियर टू मी, सीनियर के साथ में आपको टू की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद में क्योंकि ये प्रेपोजिशन है तो क्या आता है, मी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ही सीनियर टू मी, ही सीनियर टू हिम, आपको ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है। अब समझने लायक बात यह है दोस्तों कि जब आपको कंपैरिजन दिया हुआ है, भाई मेरे से ज़्यादा सीनियर है, तो नो डाउट यही शब्द अब क्या किसका फंक्शन कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हमने एक छोटी सी चीज़ सीखी थी दोस्तों, वेरी और मच, याद है क्या आपको, वेरी और मच का यूज़। तो हम जानते हैं जब भी बात होती है किसकी, कंपैरेटिव डिग्री की या सुपरलेटिव डिग्री की, तो इनके साथ आप वेरी नहीं यूज़ करते हो, क्या, मच। तो सीनियर नो डाउट पॉजिटिव डिग्री में भी ऐसा ही होता है, लेकिन जब आप बात कर रहे हो किसकी, आप बात कर रहे हो किसी भी अरे भाई जब आप बात कर रहे हो किसी भी कंपैरेटिव डिग्री की, क्योंकि अब यहाँ पर लिखा हुआ है टू मी, तो मेरे साथ में कंपैरिजन तो है ही है तो इसका, तो अब ये कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री में होते ही आपको इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, मच। यानी कि आप देखो सेंटेंस समझो, अगर मैं आपके सामने लिखूं आई एम वेरी सीनियर, आई एम अ वेरी सीनियर प्लेयर, तो ये बिल्कुल ठीक है, मैं एक बहुत सीनियर खिलाड़ी हूँ, आई एम अ वेरी सीनियर प्लेयर। तो यहाँ पर आपका वेरी आना ठीक है, क्योंकि इस आई का कंपैरिजन नहीं है, तो ये अपने आप पॉजिटिव डिग्री में है। लेकिन अगर यहीं पर मैं लिख दूँ आई एम वेरी सीनियर, आगे मैंने लिख दिया सीनियर टू हिम, मैं उससे बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ, तो अब जब आई का कंपैरिजन हो रहा है हिम के साथ में, तो सीनियर इस बार
किस रूप में है, कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम यूज़ क्या करते हैं, मच, तो इस वेरी को हटाकर यूज़ किया जाए मच। याद रहेगा दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट, बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस। चलिए बढ़ चलते हैं अपने सेंटेंस नंबर 15 पे। लिखा हुआ है शी वॉज हैविली फाइंड last month for coming lately. She was heavily fined last month for coming lately. बताएं, she was heavily fined last month for coming lately. हमने इन दोनों शब्दों को समझा था, लेट और लेटली। जब आप बात करते हो लेट की तो नो डाउट ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और देरी से आना, देरी से किसी भी काम का होना बताता है, ठीक है। लेकिन जब आप लेटली की बात करते हो तो दोस्तों इसका जो मीनिंग तैयार होता है वो रिसेंटली के लिए क्या किसके लिए होता है, रिसेंटली, हाल ही में। इन दोनों का मीनिंग, लेटली का मीनिंग किसके जैसा आता है, रिसेंटली। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर मैं पूछूं लेटली और रिसेंटली में क्या फ़र्क है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आप मुझे बताएं। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप बात करते हो रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब क्या होता है, ये होता है हाल ही में, ठीक है। इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिसेंटली को आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में दोनों में यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं कहूँ ही ही मिस्ड हिज लाइक, या फिर मैं बोलूँ कि ही रीच्ड हियर रिसेंटली, वो हाल ही में यहाँ पर आया है, ठीक है। या फिर आई हैवंट सीन हिम, ओके सॉरी ये पॉजिटिव, और गलत बोल गया मैं। रिसेंटली को आप सिर्फ किस में यूज़ करते हो, पॉजिटिव में, और लेटली को ज़रूरत पड़ती है नेगेटिव में। आई हैवंट सीन हिम लेटली यानी कि एक ऐसा काम जो आप करते तो हो, जो आप करते हो, ज़्यादातर करते हो, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया आपको किए हुए। जैसे कि आई हैवंट बीन टू माई विलेज लेटली, मैं पिछले मतलब हाल में, इन दिनों में, रिसेंट टाइम में मैं मेरे गांव नहीं गया हूं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको लेटली की ज़रूरत पड़ती है और पॉजिटिव शब्दों में आपको ज़रूरत पड़ती है रिसेंटली की। हो सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको लेटली लिखकर रिसेंटली को इंप्रूव करना पड़े, या फिर रिसेंटली को हटाकर लेटली लगाना पड़े, ऐसा सेंटेंस मिल सकता है, ठीक है। तो सेंटेंस होगा ये सही क्या हुआ, शी वॉज वेरी हैविली फाइंड। भाई हैविली फाइंड क्या था, क्यों भाई, वो रिसेंटली आई थी या फिर वो देरी से आई थी, तो नो डाउट देरी से आई थी तो लेट की ज़रूरत है, लेटली यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो लेटली को हटाकर लेट किया जाए। सेंटेंस नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। आई एम टू ग्लैड टू रिसीव द ऑफर लेटर ऑफ दिस कंपनी। आई एम टू ग्लैड टू रिसीव द ऑफर लेटर ऑफ दिस कंपनी, तो सेंटेंस क्या ठीक है? अरे टू को हमने सीखा है, हमने टू के यूसेज को सीखा है। हम जानते हैं टू और टू के बीच में हमेशा नेगेटिव शब्द आते हैं, नेगेटिव एडजेक्टिव आते हैं, लेकिन अगर आप बात करते हो ग्लैड की तो ग्लैड अपने आप में एक पॉजिटिव शब्द है, और पॉजिटिव शब्द के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कौन सी जोड़ी की, सो और दैट की। किसकी जोड़ी, कौन सी जोड़ी, सो और दैट की। अब सो के बाद में आपको लिखने की ज़रूरत पड़ी ग्लैड। आई एम सो ग्लैड दैट, आई ये सब्जेक्ट कहाँ से आया भाई, इसी आई से, ठीक है, लिखा हुआ था ना, आई एम सो ग्लैड दैट, तो आई रिसीव्ड द ऑफर लेटर ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है 17 नंबर, द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ पेड टू डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर्स इज फेयरली अनजस्टिफाइड। द अमाउंट, भाई एक अमाउंट जो है दी गई है किसी भी डेड वर्कर की फैमिली को, एक मान लो किसी कंपनी के अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट के अंदर एक वर्कर की डेथ हो जाती है, तो कंपनी उस वर्कर को कुछ अमाउंट पे कर रही है। तो उस अमाउंट के लिए कहा जा रहा है द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर्स इज़ फेयरली अनजस्टिफाइड। बताएं, फेयरली अनजस्टिफाइड, यहाँ पर थोड़ी सी समझ आपको लेनी होगी। दो शब्दों को हम सीखेंगे, ठीक है। एक तो आता है आपका फेयरली शब्द, ठीक है, जो इसमें दिया हुआ है, एक आता है रादर। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक तरह से ज़्यादा के लिए होता है, या फिर आप बोल सकते हो लाइक मॉडरेट किसी भी चीज़ का होना। मॉडरेट यानी कि जो चीज़ वाकई में ध्यान देने योग्य है। जब आप फेयरली की बात करते हो तो ये पॉजिटिव शब्दों के साथ आता है, रादर हमेशा नेगेटिव शब्दों के साथ आता है। या फिर मैं कहूँ शब्द चाहे कैसे भी हों, फेयरली के साथ मिलकर वो पॉजिटिव मीनिंग तैयार करते हैं, और वहीं पर रादर के साथ मिलकर वो एक नेगेटिव मीनिंग तैयार करते हैं। किस तरह से, जैसे कि अगर मैं कहूँ आई हैव टू वेट फॉर सम टाइम, आई हैव टू वेट फॉर सम टाइम बिकॉज टी इज़ फेयरली हॉट, या फिर रादर हॉट। आप मुझे बताएं, मैंने कहा मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा
आई कांट टेक टी नाउ, मैं अभी चाय नहीं पी सकता, बिकॉज क्योंकि टी इज़ फेयरली हॉट या फिर रैदर हॉट। अरे भाई कितनी गर्म है भाई, पॉजिटिव में गर्म है तो मतलब चाय पी जा सकती है, इतनी गर्म है कि नहीं पी जा सकती, नेगेटिव मीनिंग है रादर। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ दीपिका डिड नॉट मैरी हिम बिकॉज ही वॉज रादर टॉल। वो क्या था, ज़्यादा लंबा था, ज़्यादा लंबा था। रादर टॉल अगर मैंने लिखा तो इतना अनप्लीजेंट, इसका जो मीनिंग बनता है रादर का मीनिंग क्या आता है, हमेशा अनप्लीजेंट आता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अगर इसका अनप्लीजेंट है तो जाहिर सी बात है फेयरली का कैसा हो जाएगा, सॉरी प्लीजेंट मीनिंग, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो रादर टॉल जैसे ही मैंने कहा तो इसका मतलब क्या हुआ, अनप्लीजेंट टॉल। टॉल तो था, अब मान लो कि वो है इतनी सी, ठीक है, ये क्या बकरी जैसी हो गई, चलो कोशिश करते हैं, वो है इतनी सी और वो हो गया इतना लंबा, तो क्या ये जोड़ी बनने वाली है? अरे भाई नहीं, वो रादर टॉल था, चलो ठीक है, फेयरली होता तो ये होता रादर टॉल, यानी कि एक्सेप्शनली, हद से ज़्यादा ही लंबा। यार अजीब लगता है, बुरा लगता है फिर वो, तो इसीलिए तो फेयरली का यूज़ होगा किसके लिए, प्लीजेंट के लिए, रादर का यूज़ होगा अनप्लीजेंट के लिए। अब मुझे बात बताओ, जब वो अमाउंट अनजस्टिफाइड था तो वो प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है? आपने कहा अनप्लीजेंट, तो अनप्लीजेंट के लिए रादर की ज़रूरत है, ना कि फेयरली की। सही सेंटेंस हुआ, द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर्स इज़ रादर अनजस्टिफाइड। ठीक है, सेंटेंस नंबर 18 आप लोगों के सामने, our hardly won independence is not to be lost. our hardly won independence is not to be lost, मतलब बड़ी मेहनत से कमाई हुई आज़ादी खो देने की नहीं है। हार्डली वॉन, देखो ये आपको जब नज़र आता है हार्डली वॉन, नो डाउट हमने एक चीज़ सीखी है कि वर्ब से पहले जब कभी भी आप यूज़ करते हो तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर हार्डली, बेयरली, इनको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इस वॉन की, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन कर रहा है। किसकी तरह से फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव की। ठीक है, जीता हुआ कोई चीज़ जिसे जीती जा चुकी है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंस, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब तो चाहिए, लेकिन ये वर्ब नहीं है यहाँ पर दोस्तों, ये क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, हार्ड के रूप में जो एडवर्ब होती है, हार्ड वॉन। ठीक है, मेहनत से जीता हुआ। समझिए इस चीज़ को, हमने सीखा था इस शब्द को कि हार्ड अपने आप में एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। जब ये एडवर्ब भी है, जब ये एडजेक्टिव होता है तो ये क्या करता है, किसी नाउन से पहले आकर क्वालिफाई करता है, और जब ये एडवर्ब होता है तो किसी वर्ब के बाद या किसी एडजेक्टिव से पहले यूज़ होकर उसे क्वालिफाई करता है। लेकिन हार्डली की अगर मैं बात करूँ तो ये शब्द हमेशा ही एक नेगेटिव मीनिंग का तैयार करता है, जिसका मतलब होता है न के बराबर, और ये हमेशा मेन वर्ब से पहले होता है। ये चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं, पीछे की क्लासेस रिकमेंड करूँगा मैं आप लोगों को। ठीक है, for better explanation, because we have to move on now, so we have so many examples, we need to understand all of them, right? The number of examples I have taken are very like in a good number, so keep watching the video and you will learn everything about the adverb. Sentence number 19, he could only eat, आपके सामने है ना, he could only eat raw food because of digestion issues since his childhood. बताइए, बड़ा ही खूबसूरत सा कन्फ्यूज़न इसमें आता है, और हमने इस शब्द को सीखा था ओनली, ये जिसके साथ जुड़ता है उसके हिसाब से सेंटेंस का मीनिंग तैयार करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ही कुड ओनली ईट, मतलब वो सिर्फ खा ही सकता था, पी नहीं सकता था, सिर्फ खाने का काम कर सकता था, ऐसा नहीं है। सेंटेंस में पूरा आप समझोगे तो लिखा हुआ है ही कुड ओनली ईट रॉ फूड यानी कि कच्चा खाना। ठीक है, कच्ची सब्जियां या फिर फल, ये चीज़ें खा सकता था वो। क्यों? बिकॉज ऑफ डाइजेशन, यानी कि लिमिटेशन किस पे है, लिमिटेशन किस पे लगनी चाहिए, खाने के ऊपर, मतलब ईट के ऊपर, या फिर फूड का टाइप। अरे भाई फूड का टाइप, ओनली रॉ, सिर्फ कच्चा फूड है वही खा सकता था वो, या फिर सिर्फ खा सकता था
कच्चा फूड या फिर और बाकी की चीज़ें नहीं ना, तो लिमिटेशन जिस पे आप लगा रहे हो ओनली उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये ओनली की पोजीशन ओनली ईट से पहले इन ईट को हटाकर यहाँ से ओनली को हटाकर आपने करा ओनली रॉ फूड, ठीक है। सेंटेंस नंबर 20 पर बढ़ चलते हैं और 20 नंबर सेंटेंस है यू हैव एक्टेड नॉबलर देन एनी ऑफ अस। यू हैव एक्टेड नॉबलर देन एनी ऑफ अस, बताएं क्या होगा सही। यू हैव एक्टेड नॉबलर देन एनी ऑफ अस। हमने एक चीज़ सीखी थी थोड़ी देर पहले भी, इस चीज़ का जिक्र हुआ था, एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। कुल मिलाकर हम जानते हैं जब लिंकिंग वर्ब होती है तो एडजेक्टिव आता है, लेकिन अगर आपको एक्शन वर्ब दी हुई है एक्टेड, अपने आप में ये क्या है एक्शन वर्ब, तो इसके बाद में या तो इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको यहाँ पर चाहिए क्या दोस्तों, एडवर्ब चाहिए। क्या चाहिए, एडवर्ब। ही एक्टेड नॉबलर नहीं क्या होना चाहिए, पहले तो आपने करा नॉबल, ठीक है, और नॉबली का आपने करना पड़ा क्या, नॉबल का करना पड़ा नॉबली। ही एक्टेड नॉबली। अब क्योंकि कंपैरिजन है तो एडवर्ब का कंपैरिजन भाई इस के साथ क्या लगा दोगे आप, मोर नॉबली, सही सेंटेंस हो जाएगा। ही एक्टेड मोर नॉबली, ठीक है, ही एक्टेड मोर नॉबली देन एनी ऑफ अस, ठीक है। सेंटेंस नंबर 21 पे आ जाइए, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। राजा राम मोहन राय ट्राइड टू इरेडिकेट सोशल इविल्स विद टूथ एंड नेल, विद टूथ एंड नेल। राजा राम मोहन राय tried to eradicate social evil with tooth and nail। तो देखो एक शब्द, ये जो फ्रेज आपको दी हुई है टूथ एंड नेल, दांत और नाखून, ठीक है। दांत और नाखून एक्चुअल में इससे अगर कोई काम करता है तो वो कौन होता है, वो एक एनिमल होता है। आप समझो कोई भी जानवर जब किसी पर भी हमला करता है तो वो अपने नाखून और दांत यही चीज़ें तो काम में लेता है हथियार की तरह से। उनके हथियार यही तो होते हैं, अरे होते कि नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, जब कोई इंसान कड़ी मेहनत पूरे जोश और पूरी ताकत के साथ किसी भी चीज़ के प्रति काम करे तो वो टूथ एंड नेल, ये एक तरह से फंक्शन करता है एडवर्ब ऑफ मैनर। किसका फंक्शन करता है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ मैनर। और याद रखें जब आप कभी भी एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहे हैं तो हो सकता है ये जब पहले से अपने आप में एडवर्ब ऑफ मैनर है तो इसके साथ दोबारा से आपको प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, प्रेपोजिशन। नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव को आप एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए प्रेपोजिशन यूज़ करते हो। लेकिन अगर कोई शब्द पहले से अपने आप में क्या है, एडवर्ब है, तो उससे पहले आप कभी भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब एडजेक्टिव को भी मैंने इसलिए कहा, नाउन और प्रोनाउन से पहले ही प्रीपोजिशन आती है। एडजेक्टिव मैंने इसलिए कहा क्योंकि कभी कभी कोई नाउन है उसके साथ आपको एडजेक्टिव देखने को मिल सकता है। ये दोनों चीज़ें आपको क्या हैं भाई, नाउन के साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है, अगर आपने यहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन और लगा दी, इन, ऑन, एट जैसे भी, तो ये कुल मिलाकर अपने आप में क्या बन जाएगी, एडवर्ब बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर टूथ एंड नेल तो अपने आप में ही एडवर्ब का फंक्शन करता है। ये बताता है तरीका, यानी कि पूरे जोश और शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ में उसने ये काम किया, पूरी ताकत के साथ करना, ये इसका मीनिंग है। तो अपने आप में एडवर्ब ऑफ मैनर है। जब एडवर्ब ऑफ मैनर है ही तो भाई मुझे ये बताओ क्या इसके साथ प्रेपोजिशन की ज़रूरत है। डिलीट को हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए किसको, विद को डिलीट कर दीजिए। सेंटेंस नंबर 22 पर आ जाते हैं। ऑल्दो, भाई कहाँ तक हुआ, 21 तक हो गए ना, हाँ। सेंटेंस नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑल्दो दे हैड अ लॉट ऑफ मटेरियल कंफर्ट में भी भौतिकवाद जो भी सुख है वो उनके पास खूब सारा था। इट वॉज नेवर वेरी इनफ to satisfy their greed. It was never very enough to satisfy their greed. उनके पास खूब सारा पैसा था, खूब सारा भौतिक सुख था, लेकिन कभी ये बहुत ज़्यादा काफ़ी नहीं था। एक चीज़ को आप समझेंगे, इनफ जो है ना दोस्तों, इनफ का मतलब इनफ, ENOUGH, इनफ अपने आप में क्या है, इनफ एक ऐसा शब्द है जो काम करता है किसका, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी। ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है।
तो अगर इस इनफ को आप समझते हो तो इसको कभी भी इंटेंसीफाई नहीं किया जा सकता, इसको आप ग्रेड नहीं कर सकते, कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनफ का मतलब क्या होता है? जितना ज़रूरत है उतना, जितना ज़रूरी है उतना, उसी को आप इनफ कहते हो। अगर वो उससे ज़्यादा है तो इनफ से ज़्यादा हो गया, तो इनफ नहीं है, ठीक है। अगर वो उससे कम है तो इनफ से कम हो गया। तो कभी भी आप इसको अपग्रेड या डाउनग्रेड नहीं कर सकते, आप इसको हमेशा इंटेंसीफाई कभी भी नहीं कर सकते। तो इसके साथ जो वेरी शब्द यूज़ हुआ है उसकी आपको ज़रूरत नहीं। वेरी इंटेंसीफाई करने का ही तो काम करता है। मैं कहूँ स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट, लेकिन मैं बोलूँ कि ही इज़ इनफ, ही इज़ स्मार्ट इनफ, वो इनफ है स्मार्ट, तो वेरी नहीं बोलेंगे उसके पीछे, क्योंकि अब आपसे उन्हें इनफ बता दिया, पर्याप्त बता दिया। पर्याप्त कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता, वो सिर्फ पर्याप्त होता है, वो उतना होता है जितने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर इनफ के साथ आपको कभी भी अगर वेरी यूज़ नज़र आए तो उसको हटाइएगा, ठीक है। चलिए सेंटेंस नंबर 23 के ऊपर, द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग इज़ हाउ टू वेल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। बताएं, द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग इज़ हाउ टू वेल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। आप देखो वेल इम्प्लीमेंट, हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू के बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी? वर्ब की। और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब अगर चाहिए तो वर्ब के बाद लगेगी ना, इम्प्लीमेंट वेल। ये वेल इम्प्लीमेंट ना होकर क्या होगा? इम्प्लीमेंट वेल द पॉलिसी, ठीक है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आने वाली एडवर्ब वेल वर्ब के बाद यूज़ होगी, ठीक है दोस्तों। बट चलते हैं अपने सेंटेंस नंबर 24 पर। माई फ्रेंड बेयरली हैड नथिंग लेफ्ट इन हिज पॉकेट व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम हिज अब्रॉड ट्रिप। भाई मेरा दोस्त जब विदेश की यात्रा से वापस आया तो उसके पास में मुश्किल से कुछ नहीं था। अरे भाई देखो सेंटेंस में समझो, लिखा हुआ है बेयरली, कैसा शब्द है? अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है। इन्वर्जन नहीं है बाबा, इन्वर्जन नहीं है। इन्वर्जन तब होता है जब सेंटेंस की शुरुआत में होता है, ठीक है। तो बेयरली अपने आप में ही क्या दे रहा है? एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये नेगेटिव सेंस है। अगर इसके साथ आप फिर से कोई नेगेटिव वर्ब यूज़ करते हो, नेगेटिव वर्ब यूज़ करते हो तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना सकते हैं भाई? वही पॉजिटिव बना सकते हैं। इसीलिए आप नेगेटिव शब्दों के साथ नो या सम नहीं यूज़ करते हो, एनी। इस पे चर्चा हो चुकी है सम और एनी के यूसेज के अंदर भी, जब हमने एडजेक्टिव सीखा था, ठीक है। नेगेटिव शब्दों के साथ आप एनी यूज़ करोगे, ठीक। आ जाओ, लिखा हुआ है सेंटेंस नंबर 25, माई मदर वर्क्स वेरी क्विकर देन आई एट एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी होती है भाई कसीदेकारी, जो बुनाई या फिर कसीदा, यानी कि बड़ी डिज़ाइन से किसी भी कपड़े के ऊपर बनाना, उसको आप एम्ब्रॉयडरी कहते हो। तो मैंने कहा माई मदर वर्क्स वेरी क्विकर देन आई एट एम्ब्रॉयडरी, तो इसका क्या होगा? सही क्या होगा भाई? समझिए, माई मदर वर्क्स वेरी क्विकर, तो यहाँ पर क्विकर किसको कहा जा रहा है? क्विकर किसको कहा जा रहा है? वर्क करने की स्पीड को, भाई काम की स्पीड को। काम अपने आप में वर्ब है, ये अपने आप में क्या है? एडवर्ब। ज़रूरत तो एडवर्ब की है, लेकिन ये एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री में। तो पहले क्विक को क्या बनाया? एडवर्ब बनाया। क्विकली ये बना एडवर्ब। अब मुझे बताओ कि भाई क्विकली कंपैरिजन तो कुल मिलाकर है ही, मुझसे ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ, तो एडवर्ब को भी आप कंपैरेटिव में लिखते हो, लेकिन जिन एडवर्ब के साथ में पहले से कोई सफिक्स लगा हुआ है उनके साथ आप ईआर वगैरह नहीं लगाते, इसीलिए उनके साथ आप क्या लगाते हो? मोर या मोस्ट लगाते हो। कंपैरेटिव डिग्री इसलिए आ जाएगा मोर क्विकली देन आई, ठीक है। सेंटेंस हुआ माई मदर वर्क्स मोर क्विकली देन आई एट एम्ब्रॉयडरी। अगला सेंटेंस नंबर 6, द मूवी वॉज फेयरली बोरिंग हेंस वी ऑल लेफ्ट द थिएटर इन द मिडल ऑफ इट। भाई मूवी के बीच में ही हम तो थिएटर छोड़ के आ गए, क्योंकि मूवी वॉज फेयरली बोरिंग। थोड़ी देर पहले हमने सीखा फेयरली यूज़ होता है पॉजिटिव शब्दों के लिए या फिर पॉजिटिव मीनिंग के लिए, जो चीज़ें बड़ी प्लीजेंट होती हैं। अगर बोरिंग है तो क्या प्लीजेंट है? नहीं है। प्लीजेंट नहीं है, अनप्लीजेंट है, तो भाई फेयरली को हटाकर क्या किया जाए? रादर बोरिंग, रादर यूज़ होगा यहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 27, तेंदुलकर वॉज सो यंग व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम। बताएं, तेंदुलकर was so young when he started playing for Indian international cricket team। बताएं, ठीक है। सेंटेंस, तेंदुलकर was so young। अरे भाई इस शो को गौर से देखो, हमने सीखा है
कि आप सो को जब यूज़ करते हो, सो कभी अकेला यूज़ नहीं होता, इसके साथ में पेयर बनता है किसका, दैट का। अगर आपको इंटेंसीफाई करना है तो इस सो को हटाएं और यूज़ होगा इंटेंसीफायर, बढ़ाना, वेरी, ठीक है। तेंदुलकर वॉज वेरी यंग व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द हॉल इज the examination hall is too much small to accommodate all the students, ठीक है। दोबारा पढ़ता हूँ, the examination hall is too much small to accommodate all the students। बताएं क्या इसमें सही होगा। हमने एक चीज़ सीखी थी, टू मच और मच टू, याद है, टू मच और मच टू। जब आप बात करते हो टू मच की तो इस मच एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन करता है, ठीक है। और इस एडजेक्टिव होने की वजह से आपको ज़रूरत जिस भी चीज़ की पड़ती है दोस्तों, वो क्या हो सकता है, वो अपने आप में नाउन, और नाउन मच की वजह से आपको अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ स्मॉल अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती थी, टू मच की नहीं, ज़रूरत पड़ती है मच टू की। किसकी, मच टू की। तो सेंटेंस सही होगा, द एग्जामिनेशन hall is much too small to accommodate all the students. Sentence number 21, the Tatas are regarded the most successful industrialist of India। क्या सही होगा। हमने एक चीज़ सीखी थी कि एज कहाँ यूज़ किया जाए, कहाँ नहीं। जब इसमें लिखा हुआ है रिगार्ड करना या फिर थिंक करना, डिस्क्राइब करना, यानी ऐसी वर्ब जिसका मतलब ये निकल के आता है वो ऐसा है या नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है, तो उसके लिए आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है किसकी, एज की। लेकिन वहीं पर अगर कोई फिक्स हो कि ऐसा है ही, ऐसी वर्ब आ जाए जो ये कहे कि वो चीज़ है सर्टेनली, उसको चाहे मैं देखूं चाहे और कोई भी देखे, उसके लिए वो वही होगा। जैसे ही मैं कहूँ ही वॉज इलेक्टेड एज एमएलए होगा, एज एन एमएलए होगा, या फिर ही वॉज इलेक्टेड एन एमएलए। अरे भाई जाहिर सी बात है, ही वॉज इलेक्टेड एन एमएलए, क्योंकि इलेक्ट होने के बाद में वो मेरे लिए ही नहीं सभी के लिए क्या बन चुका है, एमएलए बन चुका है, बन गए। वो से माना या समझा नहीं जा रहा है, वो बन गया है, वो एक्चुअल में है। लेकिन जब आप रिगार्ड या कंसीडर की बात करते हो तो हो सकता है कुछ के ओपिनियन में है और हो सकता है कुछ के ओपिनियन में ना हो, ठीक है। तो ऐसी वर्ब्स के बारे में हमने सीखा था, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक था ये वाला और बारीकी इसके अंदर है, तो इसको समझ लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर द टाटाज आर रिगार्डेड एज होगा, ठीक है। द टाटाज आर रिगार्डेड एज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया। Sentence number 30, he as well as his brother is too honest that he will not accept bribe. He as well as his brother is too honest that he will not accept bribe। भाई सेंटेंस के अंदर किसकी ज़रूरत है, टू को हम जानते हैं, टू के साथ जोड़ी किसकी बनती है, टू की बनती है, ठीक है। दूसरी चीज़, टू के बीच में नेगेटिव शब्द आता है, तो आप इस टू को तो मत हटाओ, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, दैट, और दैट के साथ टू की नहीं जोड़ी बनती है सो की। सो के साथ चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों ही शब्दों को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ शब्द ऑनेस्ट पॉजिटिव है अपने आप में, तो टू की आपको ज़रूरत ना होकर सो दैट की हुई, तो इस टू को रिप्लेस किया जाए किससे, सो से। टू गलत हो जाएगा, सो सही हो जाएगा। सो क्या होगा सही सेंटेंस, ही एज वेल हिज ब्रदर इज सो ऑनेस्ट दैट ही डज नॉट टेक ब्राइब, ठीक है। ही विल नॉट एक्सेप्ट ब्राइब, सॉरी, ब्राइब का मतलब रिश्वत होता है, राइट, अनऑथराइज्ड मनी फॉर इंडिविजुअल प्रॉफिट, किसी पर्सनल प्रॉफिट के लिए जो भी पैसा लिया जाता है, जो भी बेनिफिट लिए जाते हैं, उसी को ब्राइब कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 31, वी सेल्डम और एवर गो टू मूवीज बिकॉज आवर फैमिलीज डोंट अलाउ अस। वी सेल्डम और एवर, भाई देखो सेल्डम का मतलब क्या है, अपने आप में नेगेटिव है, तो एक चीज़ याद रखें, नेगेटिव के साथ में सेल्डम और कभी भी एवर नहीं होगा। या तो हम बहुत कम जाते हैं या फिर एवर, यानी कि कभी, एवर का मतलब ज़्यादातर, तो ये तो पॉजिटिव मीनिंग दे देगा। तो इसीलिए सेल्डम और नेवर, या तो बहुत कम जाते हैं या नहीं जाते हैं, मतलब नहीं जाते हैं, तो इसमें एवर नहीं यूज़ होगा, नेवर। सेल्डम और एवर बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट हुआ, थोड़ा सा ध्यान से देखें। सेल्डम और एवर की जगह पर ज़रूरत पड़ेगी सेल्डम और नेवर की, ठीक है। वी सेल्डम और नेवर गो टू मूवीज़ बिकॉज आवर फैमिलीज डोंट अलाउ अस। सेंटेंस नंबर 32, आई रोट
yesterday a letter with the view to reminding her of her selection in our team with a view to। देखिए इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है with a view to, ये अपने आप में एक क्या है, एक प्रेपोजिशन है और कुल मिलाकर इस टू का भी ये पूरे की पूरा मिलकर ही कोलोकेशन अपने आप में एक प्रेपोजिशन बनता है। इसलिए इन सब के बाद में जो कुछ भी अगर कोई भी वर्ब आता है तो उसे नाउन की फॉर्म में यानी कि आईएनजी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसीलिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रेपोजिशन है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए आपको नाउन चाहिए और इसीलिए यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी आता है। यहाँ पर बहुत बार एग्जाम आपको टू के साथ V1 दे देता है क्योंकि टू के साथ हम जनरली V1 लिखते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है विद अ व्यू टू ये अपने आप में कंपाउंड प्रेपोजिशन है, यानी कि कई शब्दों से मिलकर बनी एक प्रेपोजिशन। कुल मिलाकर है तो अपने आप में क्या, प्रेपोजिशन ही है ना ये। और हम जानते हैं प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। अगर वर्ब को नाउन बनाना है तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगानी होती है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसके बाद आता है, ना कि 2 + V1। ठीक है, तो ये हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। यस्टरडे की दिक्कत है, हम बहुत बार सीख चुके हैं इस छोटी सी बात को, शायद तीसरी बार हमारे सामने आया है। यस्टरडे अपने आप में क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है और इस एडवर्ब ऑफ टाइम को आप सबसे लास्ट में लिखेंगे एम्प्टी। सेंटेंस सही होगा, आई रॉट अ लेटर विद द व्यू टू रिमाइंडिंग हर ऑफ हर सिलेक्शन ऑन आवर टीम यस्टरडे। ठीक है, सेंटेंस नंबर 33, नीलू वॉज इनफ काइंड टू हेल्प मी विद मनी एंड अ प्लेस टू स्टे। अब देखो इनफ की बात अगर हम करें तो इनफ को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। इनफ को लेकर आपको एग्ज़ाम दो तरह के कन्फ्यूज़न देता है। किस तरह के, दो या तीन तरह के कन्फ्यूज़न देता है। एक तो हमने समझा कि इनफ को, एक कन्फ्यूज़न पहले क्लियर कर चुके हैं कि जिसमें हमने ये समझा इनफ को आप इंटेंसीफाई नहीं कर सकते, यानी कि इनफ को लेस या मोर या फिर आप वेरी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके साथ किसी वेरी जैसे शब्दों की इंटेंसीफायर की ज़रूरत नहीं, रादर, फेयरली ऐसे शब्दों की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं किस शब्द की, इनफ की, और इनफ मैंने आपको बताया था यही शब्द अपने आप में क्या है, एडवर्ब है, यही शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है। तो समझो दोस्तों, जब ये एडवर्ब होता है, जब ये एडवर्ब होता है तो हमेशा क्वालिफाई करता है किसको, एडजेक्टिव को। लेकिन ये यूज़ होता है इसके बाद। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद क्या यूज़ होता है, इनफ। लेकिन जब ये एडजेक्टिव होता है तो याद रखें हमेशा ही नाउन से पहले यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यूज़ होगा इनफ। तो इसका फंक्शन समझ में आया, एडजेक्टिव के तो बाद में आकर उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और नाउन से पहले आकर उस नाउन को क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूँ मैच्योर इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, इंटेलिजेंट इनफ एडजेक्टिव पहले, इनफ बाद में। ठीक है, मैं बोलूँ कि लाइक टॉल इनफ, या फिर लाइक मैं बोलूँ कि प्रीशियस इनफ। ठीक है, हार्ड वर्किंग इनफ, तो कोई भी एडजेक्टिव हो उसको बाद में आकर उसे क्वालिफाई करता है। लेकिन अगर नाउन की बात करें तो नाउन से पहले आता है और उस वक्त ही एडजेक्टिव होता है। इनफ मनी, इनफ टाइम, इनफ सोर्सेज, इनफ रिसोर्सेज, इनफ व्हाट डू आई से, इनफ मनी। ठीक है, इनफ क्वेश्चंस। तो कुछ भी हो, नाउन की अगर बात करें तो पहले, अगर एडजेक्टिव की बात करें तो बाद में। यहाँ पे लिखा हुआ है नीलू वॉज इनफ काइंड, तो भाई काइंड अपने आप में क्या है, नाउन थोड़ना है, एडजेक्टिव है, तो काइंड इनफ होगा। क्या होगा, काइंड इनफ। समझ में आया ये। ठीक है, काइंड इनफ टू कीप मी विद मनी, टू हेल्प मी विद मनी एंड अ प्लेस टू स्टे। Sentence number 34, hardly it matters to a person who never thought of what the society thinks about him. Hardly it matters, hardly अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव शब्द है, एक नेगेटिव एडवर्ब है। इसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी आपको दोस्तों किसकी, इन्वर्जन की। और इन्वर्जन का मतलब हुआ आने वाले सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है। ठीक है, और ये आपका सब्जेक्ट जो भी है इट, तो इट से पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ा डज। हार्डली डज इट मैटर, हार्डली डज इट मैटर। ये डज कहाँ से आया तो समझ में आ गया होगा, आपका जो वर्ब था मैटर्स। ठीक है, इसमें एस आ रहा था और इसी एस को हटाकर सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से डज हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है। ठीक है, तो हार्डली डज इट मैटर समझ में आ गया होगा आपको, पहले कर चुके इन्वर्जन को लेकर। ओके, सेंटेंस नंबर 35, ही इज़ वर्किंग हार्डली डे एंड नाइट सो दैट ही मे बी सक्सेसफुल एट हिज एज हिज अंकल। ठीक है,
सेंटेंस है ही इज़ वर्किंग हार्डली डे एंड नाइट सो ही मे बी सक्सेसफुल एज हिज अंकल। तो कुल मिलाकर आपको नज़र आ रहा है इसमें एक शब्द हार्डली, और हम जानते हैं हार्ड के साथ जब ly आप लगाते हो तो इसका मतलब अपने आप में एक नेगेटिव बनता है, और ये एडवर्ब ऑफ क्या बन जाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन जाता है, जिसकी पोजीशन हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के पहले होती है। एडवर्ब है लेकिन फ्रीक्वेंसी वाली है और नेगेटिव मीनिंग देता है, जिसका मतलब होता है नहीं के बराबर, ना के बराबर, कभी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हो तो ही इज़ वर्किंग हार्डली डे एंड नाइट, दिन रात काम कर रहा है, तो ना के बराबर काम कर रहा है या फिर खूब काम कर रहा है, खूब काम कर रहा है। तो अब बात यहाँ पर वर्क को ज़्यादा करने की है, वर्क को हार्ड, कठिनता के साथ करने की है एक तरह से। तो इस वर्क यानी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको हार्डली की नहीं, ज़रूरत किसकी है, हार्ड की, ठीक है। हमने ये हार्ड और हार्डली के यूसेज भी सीखे हैं कि हार्ड अपने आप में एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। जब ये एडवर्ब होती है तो वर्ब के बाद आकर उसे क्वालिफाई करती है, और जब ये एडजेक्टिव होती है तो नाउन से पहले लगकर उसे क्वालिफाई करती है, ठीक है। और हार्डली अपने आप में क्या है, एडवर्ब है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब है, लेकिन नेगेटिव है, और एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बनता है, जो कि हेल्पिंग मेन वर्ब से पहले आता है। किससे पहले आता है, मेन वर्ब से पहले आता है। यहाँ तक की बात समझ में आई? तो दोस्तों ये था आपका आज का प्रैक्टिस का सेशन। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, और अगर अपना स्कोर आप मुझे कमेंट के अंदर बताएं, कौन सी नई ऐसी चीज़ है जो आपने सीखी है सेशन के अंदर, हो सकता है उसकी क्लास नहीं हुई हो तो आप बता सकते हैं, उसके ऊपर पर्टिकुलरली अलग से एक लेसन बना दिया जाएगा जो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, मॉर्निंग के अंदर जो वोकैबुलरी की क्लास आ रही है उसमें थोड़ा और इंप्रूवमेंट करते हुए अब से हम कन्फ्यूजिंग वर्ड वहाँ पर करेंगे, नो डाउट। रूट वर्ड भी बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे, और काफ़ी रूट वर्ड हमने कवर किए भी हैं, और भी रूट वर्ड आने हैं, और भी रूट वर्ड आने हैं, ठीक है। और साथ में कन्फ्यूजिंग वोकैबुलरी जो कि एसएससी के लिए और बैंकिंग के लिए क्लोज टेस्ट में और वर्ड स्वैप वाले में, दोनों में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो वोकैबुलरी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। एसएससी के लिए तो स्पेलिंग टेस्ट और वन वर्ड के क्वेश्चंस भी वहाँ से खूब आते हैं, तो वो वाली वोकैबुलरी अब शुरू होने वाली है मॉर्निंग की क्लास के अंदर, जो मॉर्निंग के टाइम पर आपको मिलती है उस क्लास के अंदर। तो वो वोकैबुलरी की क्लासेस देखना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल, गुड इवनिंग, या फिर आई वुड से गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच, बाय।